चलिए साहब, तो हम लोग का जो लोग भी 66वीं 65वीं और 64वीं का वीडियो नहीं देखे हैं या नहीं किए हैं रिवीजन, वो कर लीजिएगा, ठीक है साहब। और अभी जो सीरीज होगा वो हम लोग का होगा 63वीं, ठीक है। तो 63वीं में साहब अभी से कोई भी व्यक्ति अनावश्यक गप नहीं करिएगा। जितना पूछा जाएगा सवाल का आंसर देना है, अनावश्यक गप नहीं होना चाहिए। चलिए साहब, हम लोग का पहला सवाल है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा जिला है जो सीमा साझा नहीं करता है? आंसर क्या होगा साहब? आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए साहब, आंसर क्या होगा इसका? देखिए साहब, इधर है आपका नेपाल, इधर है आपका नेपाल, और पूछ रहा है कि नेपाल से सीमा साझा कौन नहीं करता है। तो आंसर जो हो जाएगा साहब इसका पूर्णिया। आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पूर्णिया साहब। पूर्णिया नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। सीमा साझा कौन कौन सा जिला करता है इसको देखिएगा साहब। यहाँ से आपको देखिएगा तो यहाँ पर है आपका, यहाँ है आपका पश्चिमी चंपारण, ठीक है। ये हो गया आपका पश्चिमी चंपारण, ये साझा करती है। फिर आपका पूर्वी चंपारण, उसके बाद साहब सीतामढ़ी, उसके बाद साहब मधुबनी, मधुबनी के बाद सुपौल, सुपौल के बाद है अररिया के बाद है आपका किशनगंज। तो आप सीरियली से भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार सवाल पूछ देगा कि जो नेपाल के साथ बिहार की जिला जो सीमा बनाती है उसको पश्चिम से पूर्व की तरफ सजाएं या पूरब से पश्चिम की तरफ सजाएं। तो आपको याद रखना है कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है साहब। तो ये 7 जिला को हम लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं कि साझा नहीं करता है, तो इसमें हो जाएगा पूर्णिया, क्योंकि सीतामढ़ी साझा कर रहा है, किशनगंज साझा कर रहा है और मधुबनी साझा कर रहा है। और सवाल ये भी पूछा जाएगा कि बिहार का वह कौन सा सबसे उत्तरी पश्चिमी जिला है जो नेपाल के साथ सीमा का साझा करती है। तो अगर उत्तरी और क्या बोले पश्चिमी बोले तो वो हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। और यदि आपको बोले क्या सबसे उत्तरी और पूर्वी बोले तो ये हो जाएगा आपका किशनगंज, ठीक है साहब। चलिए ये हो गया। अब देखिएगा साहब, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर है तो इसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए अगला है साहब कि नेपाल के साथ कौन कौन से बिहार के जिला सीमा साझा करती है उसको देखेंगे। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया और किशनगंज, और कौन सा है साहब सुपौल है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करती हैं। और सबसे लंबी सीमा नेपाल के साथ बिहार का पश्चिमी चंपारण साझा करती हैं, जबकि सबसे कम नेपाल के साथ सीमा जो साझा होती है वो सुपौल की होती है। और कुल जो सीमा है बिहार का वो है नेपाल के साथ 729 किलोमीटर का। अब बात आई देखिए कि बिहार जो है किन किन जो है सो क्षेत्रों से सीमा बनाती है। तो नेपाल के साथ बनाती है, उत्तर प्रदेश के साथ बनाती है, झारखंड के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ। तो हमको देखना है कि उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन सा जिला सीमा साझा करती हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ आप देखिए रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, ठीक है साहब। अगर आप डायग्राम में थोड़ा सा देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। हाँ
आपको पहले बोलना था ना साहब। देखिए ठीक हो गया, ठीक है साहब। चलिए अब देखिएगा साहब, अगर बात आई उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा जो देखिएगा, ये बीच से आपको पता है कि कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। और इसमें देखिएगा कि जो सीमाएं हैं साहब, यहाँ से आप देखिएगा कि सबसे पहले कैमूर बनाती है। कौन बनाती है? कैमूर बनाती है यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के साथ कैमूर, ठीक है साहब। और इसके नीचे से, क्योंकि उत्तर प्रदेश यहाँ पर टच करता है रोहतास से, ठीक है साहब, रोहतास यहाँ पे टच करता है। रोहतास के बाद चलाइए तो यहाँ आ गया आपका कौन सा? भोजपुर। कौन सा आ जाएगा? भोजपुर। भोजपुर के बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या है? बक्सर। यहाँ पर आपका हो जाएगा बक्सर। बक्सर के बाद यहाँ पर देखिएगा तो आपका हो जाएगा सारण। सारण, सारण के बाद हो जाएगा आपका सिवान। सिवान, सिवान के बाद हो जाएगा आपका गोपालगंज, यहाँ पर गोपालगंज। और गोपालगंज के बाद क्या हो जाएगा आपका? पश्चिमी चंपारण, ठीक है साहब। तो क्रम से भी आप याद रख सकते हैं, कई बार हो सकता है कि सजाने के लिए। क्या बोले? चलिए आया समझ में बात? क्लियर है ना? चलिए अब देखिएगा साहब, अगला जो है आपका झारखंड। झारखंड के साथ देखिए साहब, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर, बांका और कटिहार की सीमाएं जो है सो क्या कहते हैं, साझा करती है झारखंड के साथ। तो इस प्रकार से हम लोगों को ध्यान में रखना है। और बात आई पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के साथ साहब किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार की सीमा जो है सो साझा होती है, ठीक है साहब। तो याद रखना है कि पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला जो है सो सीमा साझा करती है, जो कितना कौन कौन सा है? किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है। और नेपाल के साथ भारत का कुल सीमा जो होता है 1751 किलोमीटर का है। कितना है? 1751 किलोमीटर का है। और नेपाल के साथ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जो है सो सीमा बनाती है। अगर नेपाल के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा बनाती है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और कौन सा है? सिक्किम है। हाँ देखिए, बीच में आप भभुआ कहाँ आता है पहले बताइए, किस जिला में है? भभुआ जिला है, बताइए। भभुआ क्या है? जिला है क्या? भभुआ कैमूर का जगह है, जिस तरह से बेगूसराय में बरौनी फेमस है। आए समझ में? चलिए उसके बाद देखिएगा अगला साहब, भारत एवं नेपाल के बीच जो है सीमा बनाती है, कौन सी नदी बनाती है? काली नदी जो है सो सीमा बनाती है, ठीक है साहब। इतना पॉइंट को ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिएगा साहब, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? कौन सा हो जाएगा साहब? महाबोधि मंदिर, ठीक है। तो देखिए साहब, ये जो है ना, एकमात्र शब्द को जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, एकमात्र शब्द को जोड़ दिया है, ठीक है। तो क्योंकि उस समय केवल एक ही था, ठीक है, इसी वजह से ये जो जोड़ा गया, केवल एकमात्र जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान स्थिति को अगर देखें तो इसका आंसर जो हो जाएगा वर्तमान के हिसाब से वो हो जाएगा ई नंबर, मतलब 1 से अधिक होगा। इसलिए होगा क्योंकि 2 को जोड़ा गया है, एक महाबोधि मंदिर को जोड़ा गया है और एक नालंदा में जो बौद्ध मठ है उसको जोड़ा गया। तो अभी के वर्तमान के हिसाब से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा। कौन कौन सा जोड़ा गया है? तो महाबोधि विहार को जोड़ा गया है और नालंदा में जो बौद्ध मठ है उसको जोड़ा गया है। आप देखिएगा साहब, महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। और जो बिहार में नालंदा बौद्ध मठ है उसको 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया। अब बात आई यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुआ साहब? 1945 में। कब हुआ है? 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है साहब? पेरिस। और पेरिस किसकी राजधानी है साहब? तो पेरिस साहब फ्रांस की राजधानी है। और फ्रांस के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वे साहब हैं इमैनुअल मैक्रों। कौन है साहब?
इमैनुअल मैक्रो, ठीक है साहब। और बात आई इमैनुअल मैक्रो, तो जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? सीन नदी के किनारे अवस्थित है साहब, ठीक है ना। चलिए, कहीं कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं ना। चलिए अगला देखिएगा साहब। नेक्स्ट हम लोगों का सवाल है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिहार हो जाएगा। आंसर साहब इसका क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा साहब। बिल्कुल सिंपल सवाल है, ठीक है। और क्योंकि उस समय नया ही तैयार किया गया था इस तरह से, और इसकी यूनिट बढ़ाई गई थी, जिसके कारण सवाल यहाँ से पूछा गया साहब। जब भी सवाल पूछा जाता है तो कुछ ना कुछ रीज़न होता है साहब। अब बात आई इसकी, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ फैक्ट। बाढ़ थर्मल पावर स्टेशन बिहार के पटना जिला में बाढ़ में जो है सो कितना मेगावाट का? 1980 मेगावाट का जो है सो बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है साहब। और बरौनी थर्मल पावर से 720 मेगावाट का उत्पादन होता है। और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना जो हुई थी साहब 1964 ईस्वी में हुई थी, ठीक है साहब। और कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? भागलपुर के कहलगांव में। भागलपुर के कहलगांव में है साहब, इसीलिए करके इसका नाम पड़ा है कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन। और यहाँ से जो बिजली की उत्पादन होता है वो होता है 2340 मेगावाट। 2340 मेगावाट की बिजली उत्पादन यहाँ से होती है, ठीक है साहब। और एक है आपका नवीनगर थर्मल पावर स्टेशन, ये साहब औरंगाबाद में। कहाँ है साहब? औरंगाबाद में है। और बात आई थर्मल पावर स्टेशन की, तो एनटीपीसी की जो स्थापना हुई है कब हुई है? 1975 में हुई है। इतना फैक्ट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का सवाल है कि देखिए बहुत सारे सवाल आपको रिपीट मिलेंगे। अब देखिए, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? क्या होगा आंसर साहब? देखिए इसमें केवल कुछ नहीं किया है कि हम लोग पढ़ते थे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा, तो ये इंग्लिश में डाल दिया प्रोविंशियल, ठीक है साहब। इसका मतलब हुआ प्रांतीय, इसका मतलब हुआ प्रांतीय। और ये सवाल आप देखिएगा कि जितना भी हम लोग सेट किए 66वीं 65वीं 64वीं 63वीं सारे में आया है यहाँ से सवाल, ठीक है साहब। इसीलिए करके जो स्मार्ट स्टडी करने वाला लड़का होता है वो केवल उन्हीं टॉपिक को पीटी के लिए पढ़ के जाता है जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पढ़ के जाएँ सवाल सीधा आए, समझ रहे ना। चलिए, तो इसका आंसर जो है जाएगा साहब 1929, क्योंकि नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट फिर से देख लेते हैं हम लोग कि नवंबर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में किया गया साहब। आप देखिए कि सारे जितना भी बीपीएससी का जो भी हम प्रीवियस ईयर का डाल रहे हैं सारे में सवाल आया है, और सारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन सेम आ रहा है फिर भी डाल रहे हैं। इस वजह से डाल रहे हैं कि जितना बार आप देखिएगा, जितना बार ये सवाल आपसे मिलेगा, उतना बार आपका रिवीजन होगा और उतना ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहेगा, समझ रहे। इसलिए करके आप जिस तरह से हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको और टाइम लगता है ना टाइप करने में, कलेक्ट करने में, तो हम छोड़ सकते थे, लेकिन जानबूझ के नहीं छोड़ते ताकि आपके सामने में जो बार बार सवाल आ रहा है वो आपके सामने भी बार बार आवे, ताकि आप उसको बेहतर से कर पाइए। चलिए साहब, अगला है साहब बिहार प्रांतीय किसान सभा के सचिव जो है सो किसे बनाया गया था? श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। जबकि अध्यक्ष कौन थे साहब? स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। और बिहार प्रांतीय किसान सभा के अन्य सदस्य करियानंद शर्मा, राहुल सांकीर्तायन, यदुनंदन शर्मा, फूलन वर्मा, यमुना कार्यई थे साहब। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, और इसके साथ साथ गया में आप देखिए किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? यदुनंदन शर्मा कर रहे थे। सारण में किसान आंदोलन का नेतृत्व यमुना कार्यई कर रहे थे। और मुंगेर में किसान आंदोलन का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह कर रहे थे। और आपको पता है कि श्री कृष्ण सिंह बिहार से पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के सत्याग्रही थे। इन सारे बातों को ध्यान में रखना है। और चंपारण में किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे साहब? राहुल सांकीर्तायन कर रहे थे। इतने फैक्ट्स को हम लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी और भी फैक्ट्स दूसरे वीडियो में हम लोग डाले हैं इससे संबंधित। चलिए साहब, नेक्स्ट जो हम लोगों का है, देखिए जो भी
जो भी जितना भी हम लोग वीडियो डाले हैं, जितना चाहे वो करंट अफेयर का हो, चाहे बीपीएससी वाले प्रीवियस ईयर का हो, ये सारे का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है साहब, तो जो जो टेलीग्राम लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वो चीज़ें मिल जाए। ठीक है, ताकि आप रिविजन कर पाइएगा। चलिए, आयशा क्लासेस के नाम से है। चलिए, यूट्यूब चैनल पर आयशा क्लासेस डालिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए साहब, नेक्स्ट हम लोगों का है अगला साहब, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? आंसर क्या होगा साहब? क्या होगा? आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका आंसर हो जाएगा। कुछ लोग के दिमाग में ये भी आता होगा 1907 तो काउंसिल है ही नहीं साहब। ठीक है, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1907 है। अगर 1909 भी रहता तो कुछ बच्चा उस पर सोच सकता था, लेकिन वो नहीं होता साहब। चलिए, अब इसका कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बिहार क्या बना? अलग राज्य बना। ठीक है साहब, और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को क्या कर दिया गया? अलग प्रांत बनाया गया साहब। ठीक है साहब, अब बात आई भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला है कि वर्मा को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्मा को भारत से 1937 में अलग कर दिया गया साहब। ठीक है साहब, ये फैक्ट है। सेकेंड फैक्ट है कि प्रांत में द्वैध व्यवस्था समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया साहब। ठीक है साहब, कि प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया। ये पॉलिटी में हम लोग समझाए हुए हैं कि द्वैध शासन व्यवस्था क्या है। चलिए साहब, उसके बाद जो है सो भारत शासन अधिनियम के तहत साख नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई थी साहब। आरबीआई की स्थापना की गई थी। और जो ये भारत शासन अधिनियम आया था साहब, इसमें जो अनुच्छेद की संख्या थी वो 321 थी और अनुसूचियों की संख्या 10 थी। और वर्तमान में बताइए कि अनुच्छेद की संख्या कितना हो गया है? 395 है। भाग कितना है? भाग जो है सो 22 है। और क्या कहते हैं, अनुसूची कितना है साहब? अनुसूची जो है सो ये 12 हो गया साहब। चलिए, अब देखिए और क्या था इसमें फैक्ट कि 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार दिया गया। और इसके साथ साथ भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो हुआ करती थी वो जो दिया गया, किसको दिया गया? वायसराय को दिया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दिया गया। मतलब कि जो ना समवर्ती सूची का विषय होता था, ना राज्य सूची का विषय होता था, ना ही केंद्र सूची का विषय हुआ करता था, तो ऐसे मुद्दों पर कानून बनाने का जो अधिकार था वो वायसराय के हाथों में था। जबकि वर्तमान स्थिति है कि जो विषय ना केंद्र सूची में हो, ना राज्य सूची में हो, ना समवर्ती सूची में हो, तो वैसे विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो होता है संसद को प्राप्त होता है। वो किसको प्राप्त होता है? संसद को प्राप्त होता है साहब। चलिए, अब बात आई भारत शासन अधिनियम के समय पूछा जाए कि वायसराय कौन था साहब, तो भारत शासन अधिनियम के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड वेलिंगटन थे, जिस समय पास ये हुआ था बिल। चलिए साहब, क्योंकि ऑप्शन में आप देखिएगा तो एक दिया हुआ है भारत परिषद अधिनियम 1909, 35 के बारे में पढ़ लिए। उसके साथ साथ हम लोग कौन सा पढ़ लिए? भारत शासन अधिनियम 1909 को पढ़ना है थोड़ा सा, क्योंकि ऑप्शन में दिया था, तो थोड़ा सा रिकॉल यहाँ से भी कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें देखिएगा कि मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 7 दिया हुआ था वहाँ पे, 1907 दिया हुआ था, लेकिन 7 तो आया ही नहीं था, 9 आया था। तो हम 9 डाल करके थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं कि मुस्लिम लीग के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना की गई। और ये जो भारत परिषद अधिनियम 1909 आया था, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। उस समय जो मार्ले थे वो भारत सचिव थे। मार्ले जो थे ये कौन थे साहब? भारत सचिव थे। भारत सचिव थे। और जो मिंटो थे साहब, मिंटो द्वितीय, याद रखना, मिंटो द्वितीय, ये जो है सो साहब लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ये वायसराय हुआ करते थे।
ठीक है साहब, इसी लेकर के इन्हीं के शासनकाल में आया था, इसी लेकर के इसका नाम पड़ा मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है साहब, और इसके तहत, इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय एवं जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है साहब, और इसके साथ साथ मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन से क्षेत्र का जो है सो व्यवस्था की गई, जिसके कारण लॉर्ड मिंटो को क्या बोला जाता है, सांप्रदायिकता का जनक बोला जाता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय को सांप्रदायिकता का जनक इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी थी। ठीक है साहब, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पहली बार इस अधिनियम के तहत वायसराय के कार्य परिषद में भारतीय को शामिल किया गया साहब। इससे पहले वायसराय का जो कार्य परिषद होता था, मतलब वायसराय के कार्यों को संपन्न करने वाली जो समितियां थी, जो परिषद थी, उसमें केवल अंग्रेज लोग ही शामिल होते थे, भारतीय लोगों को शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत पहली बार भारतीयों को वायसराय के कार्य परिषद में शामिल किया गया, कार्यकारिणी परिषद में, और इसमें प्रवेश करने वाले पहले भारतीय जो थे साहब वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। आए समझ में बात साहब। चलिए अगला देखिएगा, एक ऑप्शन में आपको दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए हम चाहते हैं कि जितने भी ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन है, इसका मतलब है कि वो सारे ऑप्शन आयोग के नज़र में है, तो हो सकता है कि उसी ऑप्शन से अगली बार सवाल क्रिएट कर दे। तो इसी वजह से हम लोग उन सारे ऑप्शन को थोड़ा सा डिस्क्रिप्ट करने का प्रयास किए हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1919, इसको बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उस समय मॉन्टेग्यू जो थे साहब ये भारत सचिव थे। कौन थे ये? भारत सचिव थे साहब। और जो चेम्सफोर्ड थे ये जो थे साहब ये वायसराय हुआ करते थे, ये वायसराय हुआ करते थे। चलिए अब देखिएगा साहब, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। और भारत शासन अधिनियम 1919 जो लाने का प्रमुख कारण था, क्योंकि हम लोग उस समय न आंदोलन से गुजर रहे थे, क्योंकि भारतीय बहुत सारे आंदोलन को यहाँ से तैयार कर रहा था। जैसे कि आप देखिए कि चंपारण आंदोलन हुआ, खेरा आंदोलन हुआ, ठीक है, ये सारे आंदोलन, खिलाफत आंदोलन हुआ, इन सारे आंदोलनों के कारण, ठीक है साहब, इस तरह की जो है सो अधिनियम लाया गया ताकि भारतीयों को शांत किया जा सके। अब देखिएगा साहब, इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज थे, और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। जबकि अभी पढ़े थे हम लोग कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांत में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। और लागू कब किया गया था प्रांत में? तो 1919 में। उसके बाद देखिएगा साहब कि प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था का जो जनक कहा जाता है वो लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। और इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई। महालेखा परीक्षक जो होता है साहब ये वर्तमान में भी भारत में होता है, और इसका जो कार्य होता है सरकार के लेखा जोखा को रखना, सरकार की जो आमदनी है, सरकार का जो खर्च है, इसका लेखा जोखा जो होगा उसको तैयार करना, ये किसका काम होता है? वो कैग का काम होता है, महालेखा परीक्षक का होता है। और पहली बार इस तरह की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। क्लियर है साहब? चलिए कोई डाउट है क्या वसीम? चलिए क्या हुआ? नहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो या कुछ भी हो तो बोल सकते हैं। चलिए अगला देखिएगा साहब, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से क्या कर दिया गया साहब? अलग कर दिया गया। मतलब भारत सरकार का जो बजट होता था और राज्य सरकार का जो बजट होता था, इससे पहले दोनों एक साथ ये हुआ करता था, केवल केंद्रीय बजट आता था, राज्य का बजट नहीं आता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र का बजट अलग कर दिया गया भारत सरकार का, और राज्य का बजट जो है सो क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। और वर्तमान स्थिति को भी हम लोग देखें तो आप देखते हैं कि केंद्र सरकार का बजट जो होता है वो अलग होता है, और राज्य सरकार का जो बजट होता है वो अलग होता है। तो इसका मतलब जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बजट को जो अलग किया गया, ये अलग करने की जो प्रक्रियाएं शुरू हुई, उसकी जड़ें कहां से जुड़ी हुई हैं? भारत शासन अधिनियम 1919 से जुड़ी हुई हैं। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा कि पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, और इसके साथ साथ केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी लागू किया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब होता है
कि जिस प्रकार से आपका लोकसभा राज्यसभा होता है वर्तमान में, उसी प्रकार से उस समय जो हुआ करता था केंद्रीय विधानसभा हुआ करता था और राज्य परिषद हुआ करता था। ठीक है साहब। चलिए उसके बाद ऑप्शन में एक दिया हुआ था आपका भारत, हाँ दोनों में अंतर है साहब। द्विसदनात्मक का मतलब हुआ कि जिस प्रकार से वर्तमान में आपके संसद के दो भाग होते हैं, तो एक होता है आपका लोकसभा और एक होता है साहब राज्यसभा। ये हो गया साहब आपका द्विसदनात्मक ये हो गया। उस समय जो था, उस समय लोकसभा के जगह पर था केंद्रीय विधानसभा और राज्यसभा के जगह पर था आपका राज्य परिषद। ठीक है साहब। ये हो गया द्विसदनात्मक, दो सदन। और द्वैध शासन का मतलब हुआ कि दो प्रकार का शासन। दो प्रकार का शासन का मतलब हुआ कि टैक्स वसूलना एक अलग काम हो गया और टैक्स के अलावा शासन करना एक अलग काम हो गया। तो जो महत्वपूर्ण शक्तियां हुआ करती थी वो वायसराय के पास हुआ करती थी, समझ रहे। तो वायसराय का शासन एक अलग तरीका से, और क्या कहते हैं जो बाकी से जो प्रतिनिधि चुन के जाता था उसका शासन एक अलग तरीका से। ठीक है। और इससे पहले जो द्वैध शासन था, जैसे कि बंगाल में द्वैध शासन वगैरह पढ़ते थे, तो उसमें क्या था कि राजस्व वसूलने का जो होता था काम वो अंग्रेजों का हुआ करता था, और जो शासन करने का काम हुआ करता था वो नवाबों का हुआ करता था, वहाँ के क्या कहते हैं राजाओं का हुआ करता था, शासकों का हुआ करता था। तो बताइए टैक्स वसूलना अलग हो गया और शासन करना अलग हो गया, दो प्रकार का शासन हो गया। इसी वजह से उसको कहा जाता था द्वैध शासन। ऐसा समझ बात। चलिए साहब नेक्स्ट है साहब भारत शासन अधिनियम 1947। इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे साहब? क्लीमेंट एटली थे। और इस अधिनियम के तहत 3 जून 1947 को पाकिस्तान को विभाजित करने का फैसला किया गया, घोषणा की गई। और इसके साथ साथ वायसराय के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और वायसराय के पद को समाप्त कर करके पुनः जो है सो गवर्नर जनरल के पद को सृजन किया गया। वायसराय के पद को इसलिए समाप्त किया गया क्योंकि वायसराय का जो अर्थ होता है वो होता है राजा का प्रतिनिधि। क्योंकि अब भारत आज़ाद होने वाला था तो भारत का राजा था ही कोई नहीं, क्योंकि जब तक गुलाम था तब तक भारत का जो राजा हुआ करता था वो ब्रिटेन का राजा। लेकिन जब भारत अब स्वतंत्र हो रहा है तो भारत का कोई राजा है ही नहीं, तो राजा का प्रतिनिधि कैसे होगा? इसी वजह से वायसराय को क्या कर दिया गया? पद समाप्त कर दिया गया और लाया गया गवर्नर जनरल का पद। और गवर्नर जनरल के पद पर जो है सो बैठने वाले जो व्यक्ति थे वो लॉर्ड माउंट बेटन थे साहब। चलिए साहब क्लियर है। अब देखिएगा साहब 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय स्वतंत्रता प्रस्ताव को क्या कर दिया गया था? पेश किया गया था। और 18 जुलाई 1947 को इसको क्या कर दिया गया? भारतीय स्वतंत्रता प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था साहब। ठीक है। इतना फैक्ट को हम लोगों को ध्यान में रखना। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोगों का, देखिए हम लोग का प्रयास ये होता है कि जितना अधिक से अधिक चीज़ें आपको रिकॉल करवा दें। ठीक है साहब। चलिए पढ़े हुए सब लोग रहते हैं लेकिन थोड़ा सा रिवीजन ज़्यादा आवश्यक होता है। चलिए आपका है कि बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि बिहार में जो जोत वाली भूमि है, जोतने वाली मतलब खेती योग्य भूमि है, वो जो है सो दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? सब ऑप्शन है न्यूनतम, न्यूनतम से द्वितीय, उच्चतम, उच्चतम से द्वितीय। मतलब ये आंसर क्या होगा साहब? आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम से द्वितीय, मतलब अंतिम से सेकेंड स्थान। अंतिम से सेकेंड स्थान एक तरह से समझिए कि ये बजट से क्या कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ सवाल है। वर्तमान जो जारी किया जाता है उससे जुड़ा हुआ सवाल है। आपको थोड़ा सा देख करके जाना है साहब। चलिए अब देखिएगा यहाँ से कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं कि बिहार का स्थान अंतिम से है, कितना है? दूसरा है। और यहाँ जो है सो जोत की कृषि है कितना है? 0.25 हेक्टेयर। ठीक है। और वहीं सबसे अंतिम में जो है साहब सबसे कम, मतलब सबसे कम जो जोत की भूमि के आकार के हिसाब से है वो है साहब केरल। इसका कितना हेक्टेयर है? 0.13 हेक्टेयर। और सबसे मतलब प्रति 1000 पे, ठीक है साहब, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पे। इस तरह से सबसे पहला जो स्थान है वो किसका है साहब? 0.61 हेक्टेयर। और इसमें जो है साहब आपका पंजाब है। कौन है साहब? पंजाब है। ठीक है साहब। और बिहार में देखिएगा कि सीमांत जोत,
बिहार में सीमांत जोत जो है साहब वो कितना होता है, 1 हेक्टेयर से कम। सीमांत जोत जो होता है वो देखिए, बिहार में सीमांत जोत नहीं, हर जगह जो सीमांत जोत होगा वो सीमांत जोत किसको बोलेंगे, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो तो उसको बोलेंगे सीमांत जोत, ठीक है साहब। और बिहार में जो सीमांत जोत की प्रतिशतता है वो है कितना साहब, 91.06%। इसका मतलब है कि बिहार में सबसे अधिक कौन सा जोत है, सीमांत जोत, ठीक है, मतलब छोटे किसान यहाँ पर हैं। और लघु जोत जो है साहब वो है कितना, 5.58%। चलिए इतना फैक्ट को ध्यान में रखना, ये सारे डाटा आपको वर्तमान से मिला करके चलना पड़ेगा। चलिए साहब ये सारे वर्तमान डाटा था जो अभी डाले हैं, ये सारे वर्तमान डाटा था साहब। चलिए, भारत के किस राज्यों की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, आप देख लीजिए, ठीक है साहब। ये आर्थिक सर्वेक्षण है साहब, आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। चलिए तो बताइए भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, मतलब प्रति व्यक्ति जो है सबसे न्यूनतम किस राज्य का है। तो ये हो जाएगा आंसर कौन सा साहब, आपका आंसर हो जाएगा आपका बिहार, आंसर हो जाएगा आपका बिहार। चलिए इसका कुछ फैक्ट्स हम लोगों को देख लेते हैं। हाँ ये सारे करंट का है कि बिहार का 2020-21 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय जो है साहब ये 50,555 रुपया वार्षिक है। ये साहब क्या है, ये महीना नहीं समझना है, ठीक है साहब, यह है साहब आपका वार्षिक है, ठीक है साहब। और सर्वाधिक बिहार में सबसे, ये तो हो गया पूरे भारत में, फिर भी हम लोग अंतिम स्थान पर हैं। वार्षिक आय जो प्रति व्यक्ति आय है बिहार का वो 50,555 रुपया है वार्षिक। और बिहार में सबसे अधिक किस जिला का है, बिहार में सबसे अधिक जो है सो प्रति व्यक्ति आय पटना का है। और दूसरे स्थान पर कौन है साहब, बेगूसराय है। दूसरे स्थान पर कौन है आपका, बेगूसराय का है। देखिए बेगूसराय वाला सब खुश हो गया, देख लीजिए। चलिए हाँ क्या हुआ, देखिए प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है कि पूरे साल भर में राज्य का जितना आमदनी हुआ और जनसंख्या से जो वर्कर है उससे क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, समझ रहे, उस हिसाब से निकाला जाता है। चलिए साहब वो सब हम लोग बता देंगे, क्या कहते हैं, जब बजट वगैरह पढ़ाएंगे ना, बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाएंगे तो उस समय हम बता देंगे। चलिए साहब तो पटना पहला स्थान पर होगा, सेकेंड स्थान पर कौन है आपका, बेगूसराय। और सबसे जो अंतिम स्थान पर है साहब वो कौन है साहब, वो आपका किशनगंज हो जाएगा, ठीक है साहब। चलिए किशनगंज, अररिया, ये सारे जो हो गया अंतिम में साहब, अररिया भी इसके बाद है। चलिए उसके बाद देखिएगा साहब 2020-21 में सकल घरेलू राज्य उत्पाद, 2020-21 में सकल घरेलू राज्य उत्पाद जो बिहार का रहा वो कितना प्रतिशत रहा, 2.5% रहा साहब। ये सारे वर्तमान डाटा है, अगर आप 62वीं में बैठ रहे तो सीधा इस डाटा को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। चलिए साहब उसके बाद बिहार में जो 2020-21 का जो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आ जाता है, कृषि जो है साहब प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो योगदान रहा बिहार के विकास में सकल घरेलू राज्य उत्पाद में साहब प्राथमिक क्षेत्र का वो रहा 19.2%, ठीक है साहब। जबकि इससे पहले 2019-20 में जो था साहब 2019-20 में वो था 22.1%। इसका मतलब हुआ कि प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है बिहार में वो क्या हो रहा है, घटा है। आए समझ में बात। और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अगर घटता है तो समझिए कि वो देश प्राथमिक क्षेत्र में घटे और तृतीयक क्षेत्र में बढ़े तो समझ जाइए कि वो राज्य या वो देश जो है सो विकास कर रहा है। आ रहा समझ में बात। तो 19.2% प्राथमिक क्षेत्र अभी वर्तमान में 2020-21 का डाटा है। और 19-20 में जो रहा है कितना है, 22.1%, एकदम अक्षरशः आपको याद रखना है। और द्वितीयक क्षेत्र में जो योगदान रहा साहब 2020-21 में वो रहा 19.5%। जबकि आप देखिएगा कि 2019-20 में जो रहा है ये रहा कितना साहब, वो रहा 20.6%, 20.6%, मतलब थोड़ा सा ये घटा है द्वितीयक क्षेत्र में। और तृतीयक क्षेत्र में साहब देखिए आप कितना है, 61.2%। और ये जो 2019-20 में था साहब वो कितना था साहब, 57.3%। इसका मतलब है कि तृतीयक क्षेत्र का डाटा क्या हुआ साहब, बढ़ा है। तृतीयक क्षेत्र का डाटा बढ़ा है तो स्वाभाविक बात है कि
ये क्या हो रहा है, डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। और भारत में सर्वाधिक जो आय है, पूरे भारत की बात किया जाए तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय में जो है पहला स्थान में कौन है साहब, गोवा है। ठीक है साहब, इतना फैक्ट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का बिहार में नवीनतम प्रति बिहार में नवीनतम प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है। मतलब प्रति व्यक्ति जो है सो वो जो है सो उपयोग जो है सो बिहार के लोग कितना करता है, इस बात को ये पूछ रहा है। तो बताइए क्या होगा साहब, क्या हो जाएगा, न्यूनतम से द्वितीय। चलिए इसका आंसर हो जाएगा साहब न्यूनतम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साहब न्यूनतम। अब देखिए कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए, बिजली खपत प्रति व्यक्ति आय में बिहार का सबसे अंतिम स्थान है साहब, मतलब सबसे न्यूनतम है। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है साहब उसमें क्या हुआ है कि वर्तमान स्थिति में बहुत तेज़ी से हम लोग बिजली खपत में आगे बढ़े हैं। 2014-15 में प्रति व्यक्ति खपत जो था साहब 203 यूनिट था प्रति व्यक्ति, 203 यूनिट प्रति व्यक्ति था। जबकि 2020-21 में प्रति व्यक्ति खपत जो हो गया साहब 305 यूनिट हो गया। कितना हो गया, 305 यूनिट हो गया। कई बार आपको यूनिट भी पूछ देता है कि बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितना यूनिट है, इस तरह से भी सवाल आपसे पूछा जाएगा साहब। तो याद रखना है 305 यूनिट। जो भी देखिए आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से जो डाटा है वो सीधा आपको उठा करके डाला जाता है, इसी लेकर के आपको अक्षरशः याद रखना होगा। और 6 वर्षों में ये जो 15 से 21 देख रहे हैं, ये 6 वर्षों में कुल जो है सो 72.4% की वृद्धि है साहब। कितना प्रतिशत की वृद्धि है, 72.4% की वृद्धि है। तो कई बार सवाल पूछ सकता है कि बिहार में 2014-15 की अपेक्षा 2020-21 में बिजली खपत कितने प्रतिशत बढ़ी है, तो याद रखना है 72.4%। ठीक है साहब। और 2016-17 में बिजली की पूरी खपत जो था 2.16 हजार करोड़ यूनिट, मतलब बिहार में 2016-17 में जो पूरा बिजली खपत होता था वो था 2.16 हजार करोड़ यूनिट था। और जो 2020-21 में बढ़कर के हो गया साहब वो हो गया 3.14 हजार करोड़ यूनिट साहब। ठीक है साहब। और भारत में सबसे सर्वाधिक जो बिजली खपत होता है साहब 2378 यूनिट होता है। और ये जो होता है साहब गुजरात में होता है। कहाँ है साहब, गुजरात में होता है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक दादर एवं नागर हवेली में साहब। ठीक है साहब, क्लियर है साहब। चलिए क्या बोले, हाँ चलिए साहब नेक्स्ट है हम लोगों का। चलिए साहब ये क्लियर हो गया ना। अगला है बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है। ठीक है साहब, ये सारे आपको आर्थिक सर्वेक्षण है साहब, समझ रहे। तो ये है साहब न्यूनतम। इसी तरह से ऑप्शन बीपीएससी सवाल हल्का देता है, ऑप्शन थोड़ा सा टेढ़ा देता है। तो यही चीज़ें आपको हम क्या बोले कि बीपीएससी कभी सवाल हल नहीं देगा, आप रटे रटाए करके जाइएगा तो बीपीएससी में आप कभी भी सक्सेस नहीं होइएगा, आपको समझना पड़ेगा साहब। ठीक है। अब देखिए बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई क्या है, तो इसका जो हो जाएगा साहब आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ना तो इसमें न्यूनतम है हम, ना न्यूनतम से द्वितीय है, ना तो हम उच्चतम है, ना तो हम उच्चतम से द्वितीय है। ठीक है साहब, ये सारे नहीं हैं हम लोग। ठीक है। तो ये जो है प्रति 1 लाख जनसंख्या पर हम लोग का 16वां स्थान है। ठीक है। और लेकिन घनत्व में हम लोग अधिक हैं। अगर आप देखिएगा डाटा को कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 1 लाख लोगों पर जो सड़क की लंबाई है 380 किलोमीटर, यानी राष्ट्रीय स्तर पर ही होगा। राष्ट्रीय स्तर का मतलब ये भारत सरकार का स्तर हुआ। पूरे भारत के नजरिया से अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति जो है प्रति 1 लाख लोगों पर जो राष्ट्रीय स्तर पर डाटा है वो सड़क की लंबाई कितना है, 380 किलोमीटर है। और बिहार में प्रति 1 लाख पर कितना है साहब, 201 किलोमीटर है, कि जो राष्ट्रीय स्तर से आप देखते हैं कि बहुत कम है ना साहब।
और बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में 386 किलोमीटर सड़क है। मतलब 1000 वर्ग किलोमीटर का मतलब हुआ कि 1000 लंबा और 1000 चौड़ा क्षेत्र लीजिएगा, जमीन या क्या कहते हैं भूमि, तो उसमें जो सड़क की लंबाई टोटली है वो 386 किलोमीटर है। और पथ घनत्व में मतलब सड़क का जो घनत्व है उसके हिसाब से बिहार का जो स्थान है कौन सा है साहब? तीसरा है। और आपको पता ये भी होगा कि हम लोग बिहार जो है से एक और चीज़ में तीसरा स्थान रखता है। कौन सा है साहब? जनसंख्या में स्थान कौन सा है? तीसरा है। तो चलिए आया समझ, घनत्व में पहला है। चलिए तो सड़क घनत्व में याद रखना है तीसरा। और पहला स्थान पर जो सड़क घनत्व में है साहब, सड़क के घनत्व में पहला स्थान पर पूरे देश में जो है वो है केरल, 6617। मतलब हम लोगों से लगभग जो है सो 2 गुना से भी अधिक है साहब। चलिए उसके बाद सड़क घनत्व में जो दूसरा स्थान रखता है साहब वो कौन रखता है? पश्चिम बंगाल रखता है। और यहाँ पर जो है साहब कितना है? 3708 किलोमीटर। ये सारे साहब करेंट डाटा है जो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं 68वीं में अगर पूछा जाए तो। चलिए और बिहार में सड़क की जो लंबाई है 2015 में जो थी वो था 57,388 किलोमीटर, 57,388 किलोमीटर। जबकि 2021 में जो इस सड़क की लंबाई हो गई है 1,02,306 किलोमीटर, जो पिछले 6 वर्षों में 78.3% की वृद्धि है साहब। 78.3% की वृद्धि है ये। ठीक है साहब, क्या बोले? नहीं, टोटली सड़क को घनत्व में सब आएगा ना साहब। चलिए अगला देखिएगा साहब, आप कहिएगा कि सर जो खेत जाते हैं परिया रास्ता वो शामिल रहेगा इस सड़क में कि? बताइए, आयर पर होकर जाते हैं वो शामिल होगा? बताइए। हाँ चलिए अगला देखिएगा साहब, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है साहब? आंसर आपको देना है। कौन सा हो जाएगा साहब? कौन सा हो जाएगा साहब? पुनपुन। आंसर क्या आ जाएगा? पुनपुन हो जाएगा साहब। ठीक है साहब, अभी तक जो 4-5 सवाल आया था जो क्या कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण से, सबको सुस्त कर दिया है कि नहीं? पानी पिए, नहीं तो हम जितना बोलेंगे उतना आप बोल दीजिएगा ऐसे में। चलिए बाहर जाइए आप। चलिए साहब अगला देखिएगा कि हम लोगों का जो फैक्ट है अगला कि पुनपुन नदी, अब बाहर जाइए ना, अब बाहर चल जाइए। चलिए अगला है साहब, देखिए इसमें जो नदियां दी गई थी उनके बारे में देख लीजिए। पुनपुन नदी, ठीक है, पुनपुन नदी पुनपुन फतुहा के समीप गंगा में मिलती है। ठीक है, और पुनपुन का जो उद्गम जो स्थान है वो चौराहा पहाड़ी है जो झारखंड और एमपी के सीमाओं पर अवस्थित है साहब। और इसकी जो कुल लंबाई है वो कितना है साहब? 200 किलोमीटर है। और बिहार में जो इसकी लंबाई है कितनी है साहब? 105 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 105 किलोमीटर है। ठीक है साहब, तो याद रखना है पुनपुन नदी जो है सो वो गंगा में कहाँ जा कर के मिलती है? फतुहा के पास जाकर के मिलती है। और ये जो है साहब पुनपुन का जो उद्गम स्थल ये कहाँ पर है? चौराहा पहाड़ी। और चौराहा पहाड़ी कहाँ स्थित है साहब? झारखंड के पलामू जिला में अवस्थित है। झारखंड के पलामू और एमपी में अवस्थित है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है साहब वो कौन है? मनोहर, या इसी को बोलते हैं मोहर नदी, रामरेखा, मादर, यमुनी और कौन सा है साहब? दरगाह है। चलिए क्लियर है ना? चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोन नदी, ये सारे चीज़ें हम लोग पढ़े हुए हैं। सोन नदी, सोन का जो उद्गम स्थल है साहब कौन सा है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक है। और ये कहाँ पर अवस्थित है? एमपी में। और उसके साथ देखिएगा कि दक्षिण बिहार में ये प्रवाह क्षेत्र, मतलब सोन नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ये कहाँ अवस्थित है साहब? दक्षिण बिहार में है। और इसके साथ साथ इसकी लंबाई जो टोटली है 780 किलोमीटर है। और गंगा में पटना के समीप जो है सो इसका क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है, जो इसकी प्रमुख सहायक नदी आपका कान्हर है, गोपद नदी है और कौन है? कोयल है। ठीक है साहब, उसके बाद देखिएगा ऑप्शन में जो था बलान की चर्चा थी, बलान की चर्चा, तो बलान कमला नदी की सहायक नदी है। बलान जो है कमला की सहायक नदी है। और बलान
नून नदी एवं जमुआरी नदी के जलधारा से बनी हुई है। मतलब बलान नदी जो बनी है ये दो जलधाराओं से मिलकर के बनी है। एक जो जलधारा है नून नदी की और एक जो जलधारा है जमुआरी नदी की। और ये दोनों नदी जब मिलती है तब जाकर के बनती है कौन सी नदी? बलान बनती है साहब। और इसका जो उद्गम, चलिए देखिएगा कि ये हो गया उद्गम। उद्गम मतलब सकरी नदी का जो उद्गम स्थल है, सकरी क्यूल नदी को बोलते हैं साहब। तो क्यूल नदी का जो उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार है और ये झारखंड के हजारीबाग से निकलती है और बिहार में जमुई के सतपहाड़ी के समीप, बिहार में जमुई के सतपहाड़ी के समीप ये क्या करती है? बिहार में प्रवेश करती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है कौन सा साहब? चलिए अंजन नदी, अंजन नदी है साहब, अंजन नदी। अजय तो नदी अलग है साहब। चलिए अगला देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है साहब? उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? क्या होगा आंसर? CWG, CWG होगा साहब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? CWG, CWG हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब देखिएगा साहब, देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से क्या किया गया है? प्रदर्शित किया जाता है। और कोपेन द्वारा वर्गीकृत भाग के मुख्य जलवायु प्रदेश जो है कोपेन के 9 भागों में बांटा गया है जो निम्न है। आप बाहर जाइए, पहले पूरा अथी खत्म कर दीजिएगा आप। चलिए इसमें देखिएगा कि पहला पॉइंट जो है वो है AMW। कौन है? AMW। देखिएगा साहब, यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र इसमें आता है। और इसमें देखिएगा कि आर्द्र, मुख्य रूप से आर्द्र जो है सो जलवायु प्रदेश इसमें आता है। ठीक है साहब, इसमें देना है कि मुख्य रूप से कौन सा आता है? आर्द्र जलवायु प्रदेश आता है। कौन आता है? आर्द्र जलवायु प्रदेश आता है। और इसमें तापमान लगभग कितना डिग्री रहता है? 18 डिग्री सी रहता है। और ऐसी जलवायु जो है साहब भारत में कोंकण एवं मालाबार तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब जो तटीय क्षेत्र होगा, जैसे कि कोंकण तट हो गया, मालाबार तट हो गया, और भी जो होगा उसमें जो है सो वो जो है सो क्षेत्र इसमें आता है, जिसमें गोवा, दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र, पश्चिम कर्नाटक, केरल, कन्याकुमारी तक ये क्षेत्र फैला हुआ। आपको पहले ही बोल चुके हैं कि तटीय भागों तक ये है। ठीक है साहब। इस क्षेत्र में जो वर्षा होता है कितना होता है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। किस क्षेत्र में? जो आएगा AMW क्षेत्र में। उसके बाद देखिएगा AW क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? कुल मिलाकर के 9 क्षेत्र हमको पढ़ना है। AW क्षेत्र यह जो होता है यह उष्णकटिबंधीय जलवायु मुख्य जलवायु प्रदेश है। ठीक है साहब। और यहाँ तापमान जो होती है कितना होता है? 18 डिग्री सी से अधिक रहता है। और इसमें प्रायद्वीपीय भारत के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, उत्तरी पश्चिमी तमिलनाडु, उड़ीसा, दक्षिण बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्र हैं सम्मिलित है। ठीक है, मतलब आपको टोटली ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा क्षेत्र, हाँ कौन सा क्षेत्र किस में आता है। कई सवाल यहाँ से बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा कि कौन किस क्षेत्र में, जैसे बिहार पूछ दिया कौन क्षेत्र में आता है, उसी तरह से आपको दूसरा भी पूछ सकता है। समझ रहे हैं? चलिए उसके बाद देखिएगा साहब, यहाँ जो औसतन बारिश होगा कितना होगा? 60 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के मध्य होगा। अब चलाइए AS क्षेत्र में, ये आता है उष्णकटिबंधीय मुख्य जलवायु प्रदेश का ही एक वर्ग है। मतलब ये जो है ना उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है उसी का एक वर्ग है। और यहाँ सभी काल में
सभी काल में वर्षा होती है और इसका जो विस्तार है दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में तथा पूर्वी तमिलनाडु में। कहाँ है साहब? पूर्वी तमिलनाडु में है। और इसका जो तापमान कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या रहता है? ऊपर रहता है साहब। क्लियर है ना? चलिए अगला देखिएगा साहब, यहाँ जो वर्षा होता है साहब कितना होता है? 60 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक प्राप्त होती है वर्षा। अगला जो है साहब वो है साहब BSHW। यह एक प्रकार का स्टेपी जलवायु है। कैसा जलवायु है? स्टेपी जलवायु है। और यहाँ का जो तापमान होता है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या रहता है? ऊपर रहता है। ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि BWHW यह शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय, ठीक है, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, जिसका जो है सो जर्मनी शब्द वर्स्ट से ये तैयार हुआ है। ठीक है, वर्स्ट से तैयार हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है? डिजर्ट होता है। चलिए औसतन जो है सो वार्षिक तापमान यहाँ कितना होगा? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। और इसका जो विस्तार है साहब कहाँ कहाँ है? जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, बीकानेर जिला में है। और यहाँ का जो औसतन वार्षिक होगा वो 20 सेंटीमीटर से कम होगा। मतलब जो गर्मी प्रदेश होगा, गर्म क्षेत्र होगा, वो जो आएगा किस में आएगा? BWHW में आएगा साहब। ठीक है। उसके बाद चलाइए CWG। यह उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण मुख्य जलवायु वर्ग का प्रदेश है। यहाँ जो है सो शीतकाल शुष्क रहता है। मतलब शीतकाल में यहाँ जो है सो सूखा रहता है। हवा जो है ना, हवा में नमी की मात्रा थोड़ा कम होती है। और वर्षा काल से पूर्व लंबे समय तक तापमान क्या रहता है? उच्च बना रहता है। मतलब वर्षा काल से पहले, मतलब वर्षा ऋतु से पहले यहाँ पर तापमान क्या होगा? काफ़ी अधिक होगा। और इस जलवायु प्रदेश का जो विस्तार है पूर्वी राजस्थान से लेकर के उत्तर पूर्व गुजरात तक, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तरी बंगाल और असम, नागालैंड और मेघालय तक है साहब। ठीक है। और मध्यवर्ती भाग में जो है सो 100 से 200 सेंटीमीटर और पश्चिमी भाग में 40 से लेकर के 100 सेंटीमीटर। मतलब जो बीच का क्षेत्र है, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बीच का क्षेत्र जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया, इसके साथ साथ हरियाणा वगैरह हो गया, बिहार वगैरह हो गया, तो जो बीच का क्षेत्र होगा वहाँ जो बारिश होगा, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, तो वहाँ होगा जो वर्षा 100 से लेकर के 200। और जो पश्चिमी क्षेत्र होगा, पश्चिमी मतलब राजस्थान के तरफ, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, इन सब क्षेत्रों में जो बारिश होगा वो कितना होगा? 40 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक होगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो हम लोगों का है DFC। ये जो है साहब यह शीतोष्ण वर्ग का मुख्य जलवायु प्रदेश है, जिसमें स्थिर आर्द्र वस्तु नहीं होगा, आर्द्र जलवायु प्रदेश होता है। और यहाँ का जो तापमान होता है कितना है? 22 डिग्री से नीचे रहता है। और इस क्षेत्र में जो आता है साहब कौन आता है? सिक्किम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है और उत्तरी असम आता है। तो ये साहब जिस तरह से बिहार वाला VVI था, ये भी थोड़ा सा VVI है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी असम को याद रखिएगा। अब देखिएगा ई जो क्षेत्र होता है, इसमें यह ध्रुवीय प्रकार का जलवायु प्रदेश है। कैसा है? ये ध्रुवीय प्रकार का जलवायु प्रदेश है। और ये क्षेत्र जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल वगैरह जो हो जाएगा, हिमाचल वगैरह, ये सारे क्षेत्र इसमें आएगा। और ET क्षेत्र में जो आएगा यह ध्रुवीय जलवायु प्रदेश का आएगा, एक वर्ग है जिसमें क्या होता है? टुंड्रा जलवायु होता है। जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर वगैरह में, जम्मू कश्मीर इसमें भी, और जम्मू कश्मीर इसमें भी, जम्मू कश्मीर का जो ऊपरी हिस्सा लद्दाख वगैरह है वो सारे चलाएगा किस में? ET में चला आएगा साहब। चलिए, तो 9 भागों में इस तरह से टोटली बांटा गया था। चलिए अगला है साहब मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है साहब? बताइए कौन सा मिट्टी होगा साहब? कौन सा? नवीन जलोढ़ मिट्टी या प्राचीन जलोढ़ मिट्टी? कौन? चलिए आंसर हो जाएगा साहब इसमें नवीन जलोढ़ मिट्टी। कौन सा हो जाएगा? नवीन जलोढ़ मिट्टी। मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी वैसे क्षेत्र जहां पर बार बार अगर बाढ़ आता है तो अपने साथ साथ क्या लाती हैं? क्या कहते हैं? नदियां जो है सो गाद लाती हैं। गाद लाने के बाद जब नदियां वापस जाती हैं तो अपने गाद को छोड़ देती हैं।
जिसके कारण वहाँ पर मिट्टी क्या होती है, नई बन जाती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से उसको बोलते हैं नई, क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। और प्राचीन जो जलोढ़ मिट्टी होता है यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसको क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ जिस जगह पर नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी पाई जाएगी वहाँ पर जो होगा क्या कहते हैं, फसल अधिक होगा और वहाँ पर बाढ़ अधिक आती हैं। जबकि जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होगा बांगर, वहाँ पर अपेक्षाकृत खादर के जो है सो बाढ़ जो होगा वो कम आएंगी। चलिए साहब कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम लोग कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला का बहाव क्षेत्र के कारण यहाँ पर हमेशा निक्षेप बनते रहती है, जिसके कारण यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ जो है सो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में साहब धान, गेहूं, गन्ना, पटसन ये सारे के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। ठीक है साहब, और जो मिट्टी का हम लोग अध्ययन करते हैं ये क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। बाकी जो और भी जो बिहार में मिट्टी पाई जाती हैं, टाल मिट्टी या बलसुंदरी मिट्टी, कगाड़ी मिट्टी, ये सारे मिट्टी का हम लोग 64वीं वाले में डाले हुए हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए अगला जो सवाल होगा हम लोगों का कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है, तो आंसर जो हो जाएगा साहब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका पूर्णिया। आंसर हो जाएगा इसका पूर्णिया साहब। चलिए अब देखिएगा कि बिहार में जूट उत्पादन सबसे अधिक पूर्णिया, किशनगंज और अररिया के क्षेत्रों में होता है। मतलब जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ उसके आसपास का जो क्षेत्र होगा वहाँ जो होगा क्या होगा, सबसे अधिक जूट होगा। और इसलिए जूट होता है क्योंकि वहाँ का जो भूमि होता है साहब जलोढ़ मिट्टी की होती है। और जलोढ़ मिट्टी तो होती ही है, खास करके वहाँ पर क्या होता है कि दलदली क्षेत्र, मतलब पानी का जमाव अधिक होता है, जिसके कारण पानी, जूट जो होता है पानी के जमाव वाले भाग में होता है, जिसके कारण यहाँ पर पानी का जमाव अधिक होने के कारण यहाँ पर जो है सो क्या होती है, जूट की जो है सो फसल अधिक होती है पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में। और पूरे भारत में सबसे अधिक जो जूट का उत्पादन करता है कौन करता है, पश्चिम बंगाल करता है। और बिहार का स्थान जूट उत्पादन में पूरे भारत में कौन सा स्थान है साहब, दूसरा है। चलिए अगला है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो आंसर क्या हो जाएगा साहब, क्या हो जाएगा, गंडक हो जाएगा। देखिए साहब क्या हो जाएगा, गंडक हो जाएगा। ये सारी बातें हम लोग पढ़े हुए हैं। चलिए साहब गंडक हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स यहाँ से साहब कि त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाला गया है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाला गया है। यह बिहार एवं नेपाल की सीमा पर पश्चिमी चंपारण के त्रिवेणी नामक स्थान से निकाली गई है साहब। और इसका जो लाभ सबसे अधिक मिलता है साहब पश्चिमी चंपारण को मिलता है। इसके साथ साथ देखिएगा ढाका एवं तियूर नदी नहर, ढाका एवं तियूर नहर, ठीक है, ये जो निकाला गया है साहब ललबगिया एवं तियूर नदी से। किससे निकाला गया है, ललबगिया नदी। कौन सी नदी, ललबगिया नदी और तियूर नदी से। और कहाँ है साहब, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग पढ़े हैं कोसी से भी निकाली गई है नहर, जो कौन सा है आपका, पूर्वी कोसी है। और कौन सा है, पश्चिमी कोसी है। और इसके साथ साथ पश्चिमी कोसी का ही हिस्सा है पश्चिमी कोसी नहर, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। पश्चिमी कोसी नहर का ही उपभाग है वो कौन है, राजपुर नहर। कौन है साहब, राजपुर नहर है साहब। इतना पॉइंट को हम लोग को ध्यान में रखना है। बाकी तो हम लोग सोन नहर का जो पूर्वी पश्चिमी है सब पढ़े हुए हैं। चलिए अगला देखिएगा कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है साहब। मोक्ष मतलब हो गया मृत्यु। मृत्यु जो हुआ था साहब कहाँ हुआ था, वो हो गया था पावापुरी। कहाँ हुआ था साहब, पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी साहब। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका कुछ फैक्ट्स। चलिए साहब महावीर की जो मृत्यु हुई थी साहब वो पावापुरी में कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व हुआ था साहब। और महावीर जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे साहब, 24वें तीर्थंकर थे ये।
तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो कुछ तीर्थंकर जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है उसका नाम हम लोग लिख दिए हैं। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे साहब ऋषभदेव। कौन थे साहब? ऋषभदेव। और ये पहले जो है सो तीर्थंकर थे जैन धर्म के। दूसरे जो थे वो थे आपका अजितनाथ, तीसरे थे संभवनाथ, चौथे जो थे वो थे अभिनंदन, और पांचवें जो थे सुमितनाथ। तो शुरू से 5 हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा 22वें जो है अरिस्टनेमी। टोटली याद रखना आवश्यक नहीं है, अधिकतम 5 तक नीचे से, और 22वें, 23वें, 24वें इतना याद रखना है। उसके बाद 23वें जो होगा साहब, 23वें जो है तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे। और महावीर जो थे ये 24वें थे साहब, और इनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनके पिताजी का जो नाम था, क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और माता का क्या नाम था? त्रिशला। और इनके बचपन का जो महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और 30 वर्ष की आयु में साहब गृह त्याग कर दिए। ये अपने भाई नंदीवर्धन से जो है सो आदेश लेकर के 30 वर्ष की आयु में ये अपने घर को छोड़ दिए थे। और घर को छोड़ने के बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या प्राप्ति हुई साहब? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है साहब, इन्हें क्या प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बताइए 12 वर्ष तक तपस्या करते रहे तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आप लोग 12 घंटा भी नहीं पढ़ते हैं बीपीएससी प्राप्त करने के लिए, बताइए तो कहाँ से होगा? चलिए अगला देखिएगा साहब, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जो कहलाए, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो महावीर जो कहलाए ये जिन कहलाए। जिन का मतलब होता है विजेता, मतलब जिसे हराया नहीं जा सकता है। ठीक है साहब। और आहर्त कहलाए। आहर्त मतलब पूज्य। ठीक है साहब। कई बार पूछ देता है कि जैन धर्म में आहर्त का जो है अर्थ क्या होता है। ठीक है, इस तरह से तो याद रखना है पूज्य। और निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? बंधनहीन, मतलब जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं हो, समझ रहे, उसको बोलते हैं बंधनहीन कहलाए। और महावीर जो है साहब अपनी जो उपदेश देते थे वो प्राकृत भाषा या क्या बोलते हैं उसको, अर्धमागधी भाषा में अपने उपदेश दिए थे साहब। इतने पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म तो उसमें हम लोग देखेंगे और भी। चलिए साहब, क्या हुआ? कुछ विशेष बात क्या? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है साहब? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका चूना पत्थर। कौन सा हो जाएगा आंसर? चूना पत्थर हो जाएगा साहब। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसका कुछ फैक्ट्स है साहब, उसको हम लोग देख लेते हैं। कैमूर का पठार जो है साहब, कैमूर का जो पठार है किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। कैमूर पठार का जो विस्तार है रोहतास एवं किस जिला में है? कैमूर जिला में। रोहतास और कैमूर जिला में है। अगर आप देखिएगा कि डायग्राम को तो इस प्रकार से यहाँ पर विस्तरित है। कैमूर का जो पठार है यहाँ पर इस प्रकार से विस्तरित है। यहाँ पर आपका कैमूर मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा आपको? रोहतास मिलेगा। चलिए साहब, अगला जो है कि कैमूर की पहाड़ी विंध्याचल श्रेणी का ही हिस्सा है। आपको पता है कि विंध्याचल की जो श्रेणी है वो जो है सो गुजरात से शुरू होती है, जोवाड़ की पहाड़ी से, और कहाँ तक विस्तरित है? बिहार के सासाराम तक। बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार है साहब। तो ये जो है साहब विंध्याचल की श्रेणी का विस्तार है, और ये विंध्याचल श्रेणी का ही क्या है? ये हिस्सा है। और अब बात आई चूना पत्थर की, तो हो सकता है बाद में आपको कुछ और पूछा जाए। तो बॉक्साइट जो है सबसे अधिक क्या होता है? मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ी से प्राप्त होती है। बॉक्साइट से साहब क्या निकाला जाता है? एल्यूमिनियम। किसका अयस्क है ये? एल्युमिनियम का अयस्क है साहब बॉक्साइट। और खड़गपुर की पहाड़ी से कॉटरजाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी, ये सब भी चीज़ें क्या होती है? प्राप्त होती हैं। ठीक है साहब। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नवादा से साहब अबरक और क्या प्राप्त होता है? बालू प्राप्त होता है। जमुई से सोना, मैग्नेटाइट और खनिज तेल की जो है सो प्राप्ति होती है। और बांका से ग्रेनाइट, गैलेना और अबरक की प्राप्ति होती है। जबकि रोहतास से साहब पायराइट, चूना पत्थर और बालुई पत्थर जो है सो प्राप्त होता है। ठीक है साहब। तो ये सारे फैक्ट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ से सवाल उठा करके डाला जाएगा। सोना जो होता है कहाँ होता है? जमुई में। चलिए साहब, अगला सवाल है हम लोगों का। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, आंसर क्या होगा साहब?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साहब हुंकार। आंसर क्या हो जाएगा? हुंकार हो जाएगा साहब। चलिए, हुंकार का प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती किए और ये इनका जो उद्देश्य था हुंकार के द्वारा किसान की समस्या को क्या करना? उजागर करना। मतलब हुंकार जो पत्रिका थी इसके द्वारा किसानों की जो समस्या हुआ करती थी इस समस्याओं को उजागर करने का ये कार्य क्या करते थे। और नवंबर 1929 में जो गठित बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और 1936 में लखनऊ में जो अखिल भारतीय किसान सभा का जो था गठन हुआ था उसके भी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और इसके जो महासचिव बनाए गए थे NC रंगा को बनाया गया था साहब। ये कई बार हम लोग कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा देखते रहिएगा क्योंकि सवाल यहाँ से पूछा जाता है साहब। अगला, पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी? आंसर क्या होगा साहब? शायद हम लोग हाल फिलहाल ही पढ़े हैं इधर, है कि नहीं? हाल फिलहाल ही हम लोग पढ़े हैं इधर। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सचिंद्रनाथ सन्याल। चलिए, पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति का जो गठन किए थे वो कौन किए थे? सचिंद्रनाथ सन्याल किए थे। और ये किस प्रकार की संस्था थी साहब? एक गुप्त संस्था थी, सरकार से छुप करके ये काम क्या करती, ठीक है साहब। और अनुशीलन समिति का गठन 1902 में मिदनापुर में किसके द्वारा किया गया? ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा किया गया था साहब। और कोलकाता में जो गठित किया गया था किसके द्वारा? पी मित्रा ने किया। तथा इस समिति के प्रमुख सदस्य जो थे वो जतेंद्र नाथ बनर्जी और कौन थे? वारेंद्र घोष थे साहब। ठीक है साहब, इतना पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना क्योंकि सवाल यहां से क्रिएट होगा। और अप्रैल 1906 में वारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त युगांतर पत्रिका का क्या किए थे साहब? प्रकाशन किए थे। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है साहब। और उसके साथ साथ अनुशीलन समिति के एक सदस्य थे जिनका नाम था हेमचंद्र कानूनगो। इन्होंने बम बनाने के लिए कहाँ गए थे? पेरिस गए थे ना साहब। रूस के व्यक्ति से सीखे थे, लेकिन जो है सो ये गए कहाँ थे साहब? पेरिस जाकर के बम बनाने के तरीके को सीखे थे। क्योंकि जो अनुशीलन समिति थी ना ये उग्र राष्ट्रवाद की समितियां थी। मतलब एक तरह से समझिए उग्र लोगों की समिति थी, समझ रहे ना? तो इसी वजह से ये गर्म दल की समितियां थी। तो ये चाह रहा था कि अगर बहिष्कार के साथ साथ अगर हिंसक रास्ता भी अपनाना पड़े तो उसमें भी परहेज नहीं करना है। इसीलिए इन्होंने अपना एक नारा दिया था। क्या दिया था? अनुशीलन समिति का जो नारा था साहब वो था खून का बदला खून। क्या नारा था इसका? खून का बदला खून। चलिए साहब, अगला जो साहब होगा वो हो जाएगा हम लोगों का 1922 होता साहब। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया साहब? क्या हो जाएगा आंसर? मोहम्मद जुबैर। ये तो हम लोग कर चुके हैं कई बार। चलिए, कई बार कर चुके हैं साहब। मोहम्मद जुबैर थे। चलिए साहब, मुंगेर में शाह जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया था। और इसके साथ साथ साहब नवंबर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद। आप देख रहे हैं जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद, श्री कृष्ण सिंह, ये आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है साहब। इसीलिए करके इनको पढ़ के जाना। आप देख लीजिए जितना सेट तैयार हम लोग कर रहे हैं सारे में ये घूर फिर करके आता है, समझ रहे हैं? चलिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो सचिव बने थे कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह बने थे। और बिहार प्रांतीय किसान सभा के अन्य जो सदस्य थे वो कौन थे साहब? कार्यानंद, राहुल संकीर्तायन, यदुनंदन शर्मा, फूलन वर्मा, यमुना कार्य थी। और गया से जो नेतृत्व कर रहे थे किसान आंदोलन का यदुनंदन शर्मा। सारण से जो कर रहे थे कौन कर रहे थे? यमुना कार्य। मुंगेर से कौन कर रहे थे? श्री कृष्ण सिंह। और चंपारण से कौन कर रहे थे? राहुल सिंह करता है। ये सारे चीजें हम लोग इतना बार पढ़ चुके हैं कि हमको लगता आत्मसात हो जाना चाहिए था। चलिए साहब, लेकिन फिर भी अगर आत्मसात नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप होनहार हैं, बीपीएससी से आगे तक आप लोग जाएंगे। चलिए, अगला देखिएगा साहब। देखिए पीछे छोड़ा क्या? पीछे छोड़ रहा है क्या? सोशलिस्ट पार्टी। चलिए, 1934 में बनी सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ये क्या थे साहब? सचिव थे। और आचार्य नरेंद्र देव ये क्या थे साहब? ये अध्यक्ष थे। बाकी ये सब अन्य सदस्य उनके थे। तो थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ चीजें देख लेते हैं।
बिहार से ये दूसरा आ गया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था, जैसे बिहार समाजवादी पार्टी भी कहते हैं। और इसकी जो औपचारिक गठन जो हुआ था, स्थापना, वो कब हुआ था? 1934 में। और ये जो हुआ था साहब, पटना के अंजुमन इस्लामिया जो हॉल था उसमें जो इसकी स्थापना हुआ था साहब। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये जो था बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, इसका जो औपचारिक स्थापना हुआ था 1934 ईस्वी में, पटना का जो अंजुमन इस्लामिया हॉल है उसमें इसकी घोषणा की गई थी साहब। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, कौन बनाए गए थे? आचार्य नरेंद्र देव। और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और इसके प्रमुख सदस्य जो थे, राम वृक्ष बेनीपुरी, फूलन वर्मा, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह और रामनंदन सिंह। ये सारे इनके प्रमुख सदस्य थे साहब। ये सारे हम लोग अब देखते हैं कि फूलन वर्मा इस बार आया था, जयप्रकाश नारायण बार बार आ रहा है, समझ रहे? तो इसीलिए करके ये सारे जो सवाल है ना बिल्कुल रिपीटेड होगा। ठीक है साहब, चलिए। ये सारे बोल रहे हैं साहब आपको सिलेक्शन दिलवा के ही रहेंगे, हम इतना बार आएंगे ना कि आपको आत्मसात करवा देंगे। चलिए साहब, अगला साहब, बिहार से प्रांतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे साहब? बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? क्या होगा साहब आंसर? राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा साहब आंसर? राजेंद्र प्रसाद। आंसर हो जाएगा साहब इनमें से सभी, एक से अधिक हो जाएगा साहब। आंसर क्या हो जाएगा साहब? एक से अधिक हो जाएगा साहब। ठीक है, बिहार से संविधान सभा में टोटल 36 सदस्य थे। ठीक है साहब, संविधान सभा से टोटल जो है सो 36 सदस्य थे। ठीक है साहब, चलिए। इसीलिए करके ये भी शामिल थे, ये भी शामिल थे, ये भी शामिल थे, सारे लोग शामिल थे इसमें। इसीलिए करके हो जाएगा एक से अधिक साहब। चलिए, उसके बाद देखिएगा, बिहार से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे साहब? 36 सदस्य, जिनका क्लास है वो जा सकते हैं। चलिए, और इसमें जो सदस्य थे साहब वो कौन थे? अनुग्रह नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, अमेय कुमार घोष, अमित नहीं बोलना है, अमेय कुमार घोष। ठीक है साहब, केटी शाह, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद ताहिर, श्याम नंदन प्रसाद एवं अन्य व्यक्ति थे, जो कुल मिलाकर के 36 व्यक्ति थे। ये सारे प्रमुख व्यक्ति थे साहब। और संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था साहब। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या चुने गए थे? अस्थायी सदस्य चुने गए थे साहब। और इसके बाद 2 दिन के बाद ही 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर दिया गया था? पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? चलिए, और संविधान सभा में जो इसे पारित कर दिया गया उस उद्देश्य प्रस्ताव को कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। और संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या थी कितना थी? 389 थी। कितना था? 389 था। अब देखिएगा कि जो 389 सदस्य था, इसमें जो ब्रिटिश प्रांत से था साहब कितना था? 292 था। देसी रियासत से कितना था? 93 था। चीफ कमिश्नरी से कितना था? 4 था। ठीक है साहब, कितना था? 4 था। और इसमें कुल अगर बात करें ब्रिटिश प्रांत से तो देखिए 292 यहाँ पे है और 4 है चीफ कमिश्नरी से। इसका मतलब ब्रिटिश के तरफ से कुल मिलाकर के कितना सदस्य हो गया? 296 हो गया। और 296 को भी इन्होंने बांट करके किया। बांट के किस प्रकार से किया कि 296 सदस्य में 213 लिया या समान वर्ग से। किस वर्ग से लिया? समान वर्ग से। 79 जो लिया किससे लिया? मुस्लिम समुदाय से। और 4 जो है सो सिख व्यक्ति को शामिल किया था। और संविधान सभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटें कितने थी साहब? 33 थी। और महिलाओं के लिए कितना थी साहब? 15 थी। और इसमें 15 महिलाओं में एकमात्र जो मुस्लिम महिलाएं थी वो थी साहब बेगम एजाज रसूल। कौन थी साहब? बेगम एजाज रसूल। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है साहब? चलिए, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? क्या होगा साहब? इसका आंसर क्या होगा? मोहम्मद यूनुस। क्या होगा साहब? मोहम्मद यूनुस। क्लियर है साहब? देख रहे हैं ना साहब सवाल कहाँ कहाँ से आ रहा है। चलिए देखिएगा साहब,
भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में बिहार में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था और इस चुनाव में कांग्रेस जो है सो 152 जगहों में से 107 जगह खड़ा हुआ था। टोटल सीट जो था 152 में जो खड़ा हुआ था कांग्रेस पार्टी अपने क्या कहते हैं सदस्यों को खड़ा किया था 107 और 107 में से ये 98 जगह पर क्या हुए, विजयी हुए। और इसके बाद जब विजयी हुए तो 24 मार्च 1937 को उस समय के तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट के द्वारा सरकार बनाने का आमंत्रण जब दिया गया तो श्री कृष्ण सिंह क्या कर दिए, इसका विरोध कर दिए, मतलब सरकार बनाने से इनकार कर दिए, जिसके कारण जो दूसरी विपक्षी पार्टी थी इंडिपेंडेंट पार्टी, उसके जो सदस्य थे वो अप्रैल 1937 में इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनिस के द्वारा क्या किया गया, सरकार बनाया गया। परंतु मोहम्मद यूनिस केवल 4 सप्ताह के बाद ही क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। और जब ये इस्तीफा दे दिए तो इस्तीफा देने के बाद तब जो सरकारें बनाई वो कौन बनाए, श्री कृष्ण सिंह बनाए। और श्री कृष्ण सिंह बनाए साहब, तो श्री कृष्ण सिंह क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे ही शामिल कर दिया गया था, इसीलिए करके 1939 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए, मतलब पूरे मंत्रिमंडल को समाप्त कर दिए। ऐसा है बात, इतना फैक्ट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, नेक्स्ट है हम लोगों का पटना लॉन। पटना लॉन गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया, क्या होगा साहब? इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं साहब। देखिए इसका आंसर इसलिए कोई नहीं होगा क्योंकि 1918 ईस्वी में जो है सो जब ये पटना के गांधी मैदान में ये ऐतिहासिक भाषण दिए थे तो उसके बाद ही गांधी जी के नाम पर ही इसका नाम कर दिया गया साहब। तो देखिएगा कि गांधी जी के नाम पर गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक क्या है, ऐतिहासिक मैदान है साहब। ये बिहार की राजधानी पटना में है और वर्ष 1918 से पूर्व इसका नाम क्या था, पटना लॉन था। क्या नाम था इसका, पटना लॉन था। और भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा कहाँ हुआ था, 1918 में इसी मैदान में हुआ था और इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, गांधी मैदान पड़ गया। मतलब उस मैदान का नाम गांधी मैदान जो पड़ा है 1900 चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसके बाद 1918 में, क्योंकि वो उसी सत्याग्रह के लिए गांधी लॉन में ये विशाल सभा किए थे और जो सभा हुआ था ना बड़ा ऐतिहासिक हो गया था। इसी वजह से इनका नाम जो है सो चेंज करके पटना लॉन से कर दिया गया गांधी मैदान। इस जनसभा के बाद पटना लॉन यानी गांधी मैदान का नाम क्या पड़ गया, गांधी मैदान पड़ गया। यहाँ जो स्मारक है साहब, यहाँ पर स्मारक के तौर पर गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा समझ रहे हैं 70 फीट का कहाँ बनाया गया है, वो गांधी मैदान में बनाया गया है। और गांधी जी की आपको पता है कि हत्या जो है सो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दिया गया। ठीक है साहब, और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। चलिए साहब, लास्ट और अंतिम सवाल, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, क्या होगा साहब? 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई साहब, यही ना। चलिए, बंगाल से बिहार की विभाजन की जो घोषणा की गई साहब 19 जुलाई 1905 की गई, जबकि इसे जो लागू किया गया था वह 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था, जिसके कारण हम भारतीय जो थे वह 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस या काला दिवस के रूप में मनाए थे। शोक दिवस या फिर काला दिवस के रूप में हम लोग मनाए थे, यही ना साहब। तो ये बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ देखिएगा साहब कि बंगाल विभाजन फिर से पुनः जो रद्द कर दिया गया वो 12 दिसंबर 1911 को। ये भी सवाल कितना बार रिपीट हुआ है देख रहे हैं। चलिए साहब, और बिहार का विभाजन पुनः जो है सो कर दिया गया 22 मार्च 1912 को, जिसके कारण 22 मार्च को हम लोग क्या बनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। और बिहार के गठन के समय जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे साहब। ठीक है, इतना पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, इतना ही था हम लोगों का 63वीं। ठीक है, अब जो हम लोग मिलेंगे वो मिलेंगे 62वीं के साथ। चलिए साहब, सेवा समाप्त हो गया।